अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खत्ताब। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की अपील को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। ख्याल रहे कि नैब ने एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 14 जनवरी को नैब की अपील पर समाअत करेगा। 5 रुकनी लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस आसिफ सईद, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस मजहर आलम शामिल हैं। ख्याल रहे कि 6 जुलाई 2018 को शरीफ खानदान के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से दायर एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 10 साल, उनकी साहबजादी मरियम नवाज को 7 साल, जबकि दमाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ पर 80 लाख पाउंड 1 अरब 10 करोड़ रुपए से जायद और मरियम नवाज पर 20 लाख पाउंड 30 करोड़ रुपए से जायद जुर्माना भी आयद किया था। इसके अलावा एहतसाब अदालत ने शरीफ खानदान के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए लंदन में कायम एवन प्रॉपर्टी जब्त करने का हुक्म भी दिया था। इसके बाद नवाज शरीफ ने इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहां 19 सितंबर को हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की जानिब से सजा देने का फैसला मुअत्तल करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया था। जिसके बाद 22 अक्टूबर को नैब ने नवाज शरीफ की रिहाई से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ अल अजीज़िया रेफरेंस की बात करें तो नवाज शरीफ की अपील की जल्द समाअत की दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की जल्द समाअत की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की मुतफरिक दरख्वास्त की समाअत की, जिसमें अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा की गई। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस को ये हिदायत की कि 10 दिन के अंदर अपील समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। अपील के साथ साथ नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को भी मुकर्रर किया जाए। एहतसाब अदालत ने 24 दिसंबर को नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद, 1.5 अरब रुपए और $25 मिलियन जुर्माने की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की है और इस अपील के फैसले तक सजा मुअत्तल करने की भी दरख्वास्त दायर की है। जाली डिग्रियों के केस के हवाले से बात करें, 16 पायलट्स और 65 केबिन क्रू का लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया गया है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अरसलान फारूक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र वर्षो, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। असलान साहब, एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से नवाज शरीफ की मुअत्तली के खिलाफ नैब ने जो अपील की थी वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, उसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है नैब की तरफ से? जी, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि 20 जनवरी से रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने उससे पहले ही 14 जनवरी को इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया है। 5 लार्जर बेंच जो है वो इसके लिए बनाया गया है। और नैब का मौक़िफ़ बड़ा जानदार इस वजह से नैब के एंड से इसको कहा जा सकता है कि जी चूँकि शवाहिद मौजूद हैं, दस्तावेज़ात दे दी गई हैं, मनी ट्रेल मुकम्मल है, लिहाजा नवाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। ये एक नैब ने अपनी जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया है, इसको अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देखना है। इसका मुकम्मल तौर पे इसके 2 तरह से ट्रायल हो सकते हैं। एक तो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिर्फ ग्राउंड रियलिटी को ऑब्जर्व करे और ग्राउंड रियलिटी को ऑब्जर्व करते हुए एवन फील्ड रेफरेंस है उसकी मनी ट्रेल के अंदर नवाज शरीफ साहब ने जो दस्तावेजाती सबूत दिए हैं वन लाइनर, वो क्या है। अगर तो वो वन लाइनर प्रूफ हो जाते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब ही के हैं, तो उस सूरत के अंदर नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या होगा और उनकी जो सजा है वो जमा हो जाएगी अल अजीज़िया रेफरेंस के अंदर। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एवन फील्ड रेफरेंस के अंदर नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाता है, तो उस सूरत के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वर की जाएगी नवाज शरीफ साहब की। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से माजी के अंदर बेशुमार किस्म के इल्जामात भी लगे, बेशुमार किस्म की तनकीद भी हुई, इसको यहाँ तक कहा गया कि ये जो है वो जस्टिस मुनीर की अदालत है, तो उस सूरत के अंदर ये दाग जो था ये भी धुल जाएगा। मेरे ख्याल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक खुद मुख्तार अदारा है और वो हमेशा से बिल्कुल गैर जानिबदार होकर मामलात की तहकीकात करता है। उसके सामने शख्सियात नहीं होती बल्कि उसके सामने हकाइक होते हैं और फैक्ट्स होते हैं और उन फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो फैसले किए जाते हैं। तो मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ, बड़ा मुतमईन हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दोनों फैसलों की सूरत में। अगर नवाज शरीफ के हक में आता है
तब भी सुप्रीम कोर्ट का वकार बुलंद होगा, और अगर उनके खिलाफ आता है तब भी वकार बुलंद होगा। लेकिन देखने की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को इन जिन मुकदमात के अंदर फंसाया जा रहा है, क्या उन मुकदमात की समझ आज भी नवाज शरीफ साहब को आई है कि नहीं आई। ये जी। व्हाइट कॉलर क्राइम है, और व्हाइट कॉलर क्राइम को जस्टिफाई करना, व्हाइट कॉलर क्राइम की तह तक पहुंचना जो है एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। हम्म। जिस तरह से आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अलावा जितने अदारे हैं, नैब है, एहतसाब अदालत है, या दीगर जो हमारे अदारे जो तहकीकात करते हैं, जेआईटी तहकीकात करती है, जी। वो व्हाइट कॉलर क्राइम को मुकम्मल तौर पे कड़ी से कड़ी मिला के फिर बात करती है। अब उसको दो अंदाज से देखा जाता है, एक पॉजिटिव एंगल है, एक नेगेटिव एंगल है। अगर तो जेआईटी वालों का टिल्ट, या एहतसाब के अदारों में बैठे तफ्तीशी हजरात का टिल्ट जो है वो इस तरफ हो कि उन्होंने चीजों को इस अंदाज में देखना है कि कहीं किसी के साथ ज्यादती ना हो, ठीक तो है। उस सूरत में मेरा ख्याल है कि इंसाफ जो है वो होता हुआ नजर आता है, जिस तरह से दीगर जो है वो पार्टियां, स्टेक होल्डर्स कहती भी हैं। लेकिन अगर टिल्ट ये हो कि नहीं, दीगर स्टेक होल्डर्स की बात को सुनना नहीं है, बल्कि एक ही अंदाज के अंदर तफ्तीश को आगे बढ़ाना है, तो फिर एहतसाब होता हुआ नजर नहीं आता। फिर वो उसको जिस तरह से अपोजिशन भी कहती है कि एक तरफा एहतसाब है, तो फिर वही एक तरफा एहतसाब जो है वो सामने आता है। लेकिन एक बात बड़ी अहम है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये जो एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत होने जा रही है, इसमें नैब ने जो मौक़िफ़ अपनाया है वो अपनी जगह पे बिल्कुल खड़ा है, और उसके ठीक है। साथ हम जो है वो उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक हमारे ये अदारे जो है वो इम्पार्शियल होकर काम करते रहेंगे। लेकिन नैब की अपनी कारकर्दगी के ऊपर बेशुमार सवालात हैं। नैब जी। की कारकर्दगी के ऊपर अब तो हुकूमत ने भी जो है वो सवालात उठा अच्छा, दिए हैं। नैब फवाद के चौधरी हवाले से साहब ने। अरसलान साहब, नैब के हवाले से और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर बाद में बात करेंगे, लेकिन हम अभी एवन फील्ड पे ही रहते हैं। और नवाज शरीफ के हवाले से अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील की जी जो जल्द समाअत की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली गई है, और अदालत ने 10 दिन के अंदर अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने का जी, वो कहा है। अल अज़ीज़िया अल अज़ीज़िया रेफरेंस अल में जी। अज़ीज़िया की है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपील है। और वो उसके अंदर जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने समाअत मुकर्रर करने के लिए बिल्कुल कह दिया है। और अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर और एवन फील्ड रेफरेंस में, इन दोनों में बड़ा फर्क है। हम्म। दोनों में फर्क इस तरह से है कि ये अल अज़ीज़िया की जो पिक्चर है वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद नहीं है। ये सऊदी अरब की कहानी थी, जब ये जलावतन होके यहाँ से गए थे जी। और वहां जाके इन्होंने कारोबार किया था। उसके लिए पैसे इन्होंने, वो कहते ये थे कि इन्होंने पैसे जो हैं वो दुबई से मंगवाए थे, गल्फ स्टील मिल्क से मंगवाए गए थे, बाहर के पैसे बाहर ही इस्तेमाल हुए और वहीं से लंदन चले गए। ये इनकी बेसिकली प्ली थी। तो जी। लेकिन मसले की बात यह है कि उस फैसले के अंदर ये लिखा हुआ है कि नैब प्रोसिक्यूशन जो है वो नाकाम हुआ है किसी भी किस्म के करप्शन के इल्जामात को साबित करने में। जी। अच्छा, लिहाजा अरसलान साहब, जिस तरह हमने अल अज़ीज़िया रेफरेंस के हवाले से भी बात की कि नवाज शरीफ की अपील जल्द समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है, और जबकि नैब का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने है, और उन्होंने जो अपील की वो भी उसके लिए भी समाअत के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा दोबारा जो है वो मुतहर्रिक नज़र आने की सोच रही हैं कि वो अपना जो सोशल मीडिया का जो उनकी पहले की जो टीम है उसको वो मुतहर्रिक करना चाहती हैं। और ये भी ख़बरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए मरियम नवाज़ जो है उनके लिए एक ऑफिस भी बनाया जा रहा है, जहाँ पर वो रोज़ाना बैठेंगी और अपनी जो सोशल मीडिया टीम है उसको भी वो मोनीटर करेंगी। इसमें कितनी सदाकत है? क्या आपको लगता है कि ऐसा होने जा रहा है? देखें जी भट्ट साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लामहला हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर खानदानी सियासत चलती है, मौरूसी सियासत चलती है, और बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा जो है वो सियासत को अपने बाप की, अपने दादा की, अपने परदादा की सियासत को कैश करवाता है और आगे बढ़ता है। जी। ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने ही इस मुल्क में मुस्लिम लीग नून की सियासत को आगे लेकर बढ़ना है। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बाद इन दोनों बच्चों का मुस्तकबिल है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बिलावल भुट्टो का मुस्तकबिल था अपनी वालदा के बाद, और बेनजीर भुट्टो साहिबा का मुस्तकबिल था जुल्फकार अली भुट्टो साहब भुट्टो के के बाद। बाद, ठीक है। तो ये तो एक हो गई मरूसी सियासत की वो पिक्चर जो कि इस मुल्क में, इस निज़ाम में पेवस्त है।
और लामहला यही कुछ होना है। बाकी अच्छा बात रह गई असलान कि वो साहब, एक्टिव होने जा रही हैं कि नहीं। जी जी हाँ जी जी जरूर। एक्टिव होने जा रही हैं, एक्टिव होने जा रही हैं इसमें तो उनको एक्टिव अल्टीमेटली होना पड़ेगा। हम्म। अभी वो एक ठीक है, 2-3 माह पहले उनकी वालदा का इंतकाल हुआ जिसकी वजह से वो कुछ सदमे में थी। ओवरऑल फैमिली जो है वो इस वक्त बैकफुट के ऊपर है। शबाशिर साहब जेल में हैं, हमजा साहब का नाम ईसीएल पे है, और हसन हुसैन जो हैं वो एब्सकॉन्डर हैं। इसी तरह से वालिद साहब उनके जो वो जेल में है। ठीक तो है। वो लामहला पूरी फैमिली जो है वो एक गिरफ्त के अंदर जरूर मौजूद है। तो मरियम साहिबा को अल्टीमेटली एक्टिव होना पड़ेगा। हम्म। अगर वो एक्टिव नहीं होंगी, अपनी सियासी जद्दोजहद को आगे नहीं बढ़ाएंगी और इन सारे मामलात को पॉलिटिकल अंदाज में वो सॉल्यूशंस की तरफ बात को नहीं लेके जाएंगी, तो लामहला उनकी सियासत को इसका नुकसान होगा। और उस नुकसान की सूरत में जो है वो उनका कारकुन भी मायूस होगा, और उनका जी कारकुन जब मायूस होगा तो उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर कमजोर हो जाएगी। ठीक है। जब उनकी पावर कमजोर हो जाएगी तो फिर पब्लिक में जब उनकी जड़ें नहीं रहेंगी, तो आप खुद सोचें कि फिर किस तरह से वो, किस बुनियाद के ऊपर जो है वो डंके की चोट पर बात कर सकेंगी। तो मरियम नवाज साहिबा अगर एक्टिव होने जा रही हैं तो बड़ा दुरुस्त फैसला है, लेकिन मरियम नवाज को एक लाइन जो है वो अपनी लाइन दुरुस्त करनी होगी, और वो लाइन बड़ी क्लियर है कि इन्हें अपने अदारों के खिलाफ जुबान को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। ये जो परसेप्शन बिल्डअप हो जाती है कि जी हम जमहूरियत के अंदर जो है वो सिर्फ सियासतदानों ही को टारगेट किया जाता है, बाकी लोगों को टारगेट नहीं किया जाता, हम्म। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इस परसेप्शन अच्छा से अब बाहर निकलना होगा ठीक है, इस मरियम नवाज परसेप्शन साहिबा से को। बाहर निकलना होगा मरियम नवाज साहबा को। मुस्लिम लीग नून का एहतसाब हो रहा है, पीपल्स पार्टी का एहतसाब हुआ जारी है इस वक्त, केसेस चल रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है उनको नैब से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो जो मौजूदा हुकूमत है पीटीआई को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं नैब से, नैब की कारकर्दगी के हवाले से? फवाद चौधरी साहब ने कल जो बयानात भी दिए हैं इस हवाले से, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, क्या आप बताना पसंद करेंगे? जी व्हाट्सअप कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के अंदर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नैब को थोड़ा सा एहसास होना चाहिए, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके ऊपर 27 लाख रुपए का हेलीकॉप्टर का केस है कि खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पार्टी हुकूमत में है उसके चेयरमैन साहब ने उसी प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के लिए जाना है, तो वो क्यों उसी गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं? तो उनके नजदीक ये बड़ा रिडिकुलस था, उनके नजदीक बड़ा मजाक का खेज था। वो समझते हैं कि नैब जो है वो ज्यादती कर रहा है। ठीक है। लेकिन ये तो है हुकूमत के तहफ्फुज़ात। हम्म। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि क्या नैब जो है उसने ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए ये केस रखा हुआ है, या नैब प्रैक्टिकली कुछ कर भी रही है कि नहीं। देखें, हमारे सामने पिशावर मेट्रो बस का मामला है। वो 46-47 अरब रुपए में, 14 अरब में बेसिकली वो बनी थी, फिर बात बढ़ते बढ़ते 46-47 अरब तक चली गई, और अब वो बात 80 अरब तक चली गई है। ठीक है। हुकूमत को खुद सोचने की जरूरत है कि ये ज्यादती कहाँ पर हुई है, हम्म। मिसमैनेजमेंट कहाँ पे हुई है। अगर हुकूमत मिसमैनेजमेंट को डिग आउट नहीं कर पाती, तो इसको प्रोब करना जो है वो एक बहुत बड़े अदारे, मजबूत अदारे, एहतसाब के अदारे को जो है, नैब को जो है वो इसको डिग आउट करने की जरूरत है कि वो खुद देखे कि यार हम्म। इसके जिम्मेदार कौन है, उनको ठीक है। कटहरे में लाए। हम्म। जिस तरह से अंडर इन्वेस्टिगेशन शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, जिस तरह से अंडर इन्वेस्टिगेशन साद रफीक साहब गिरफ्तार हुए, इसी तरह से अंडर इन्वेस्टिगेशन ये प्रीरोगेटिव है नैब का कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। तो नैब क्यों नहीं फिर अंडर इन्वेस्टिगेशन बाबर अवान को गिरफ्तार करती, अलीम खान को क्यों नहीं गिरफ्तार करती, अलीमा खान साहिबा के खिलाफ क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया जाता, जबकि उनने तो तकरीबन 3 करोड़ पे जो है वो अदायगी भी करनी पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर। तो गुजारिश ये है कि नैब के इस अच्छा किरदार जिस के तरह ऊपर आपने ये आज जिक्र उंगली उठ रही है और आइंदा भी उठती जिस रहेगी। तरह ये आपने जिक्र किया है कि पीटीआई के जो अरकान हैं और उनके हवाले से, तो ये अपोजिशन की तरफ से अक्सर ये शोर मचाया जाता है और कहा जाता है, तनकीद भी की जाती है मौजूदा हुकूमत पर कि उनका एहतसाब क्यों नहीं किया जाता। तो इसकी वजह क्या है, इस पर पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? लेकिन जी हुकूमत जो होती है वो हमेशा से ये अपने आप को समझती है कि वो एक ऐसे अदारे को के सर पे नहीं बैठी जो कि बराह रास्त स्टेट के अंडर आता है। हम्म। अब देखने की बात यह है कि हुकूमती मामलात को चला कौन रहा है। वजीर आजम चलाते हैं, स्टेट मिल के जो है उस स्टेट का एक अदारा है नैब, उसके सरबराह जो है वो जवाबदेह होते हैं, अपनी रिपोर्ट पेश, एनुअल रिपोर्ट पेश करते हैं सदर को। सदर साहब किन के हैं? जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। ठीक है। तो ये कहना कि अदारे जो हैं वो खुद मुख्तार हो चुके हैं
और अदारे खुद मुख्तार होते हुए कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो फिर अदारों की कार्रवाइयों की इम्पार्शियलिटी नजर आनी चाहिए। अदारों की अगर कार्रवाइयां जो हैं वो एक ही जगह के ऊपर जो है वो एक ही पार्टी के गिर्द घूमती हैं या दो पार्टियों के गिर्द घूमती हैं ठीक और है। उनका तल्लुक अपोजिशन से है, तो उसके ऊपर उंगलियां उठेंगी, बहरहाल उठेंगी। फेस सेविंग के लिए दीगर हुकूमती अराकीन के जो है वो अपना बना लेना, मुकदमात बना लेना या उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस का आगाज कर देना, ये मुनासिब बात नहीं है। फेस सेविंग ठीक नहीं है। होनी चाहिए। हाँ, अगर नैब इम्पार्शियल है, नैब गैर गैर जानिबदार है, तो नैब को चाहिए कि वो 2 4 5 हुकूमती अरकान को भी उठा के अंदर करे। ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब को अंदर किया था ना खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब कमीशन ने, वो ठीक है। उनको अंदर करना जो था वो चीजें उस तरह से बिल्कुल भी, वो तो समझते थे कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, क्योंकि वो एक ग्रुप की सूरत में परवेज खटक साहब के खिलाफ थे, तो इसलिए वो समझते थे कि जी मेरे साथ जो है वो ज्यादती हुई है और परवेज खटक एक बहुत बड़े जो है वो उन्होंने मुल्क के साथ ज्यादती की है, खैबर पख्तूनख्वा के साथ उन्होंने ज्यादती की है, उन्होंने कई मामलात के अंदर 2 नंबरी हेर फेर की है। ये ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब का मौक़िफ़ रहा है। ठीक है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि नैब अगर समझता है कि वो इम्पार्शियल है, तो नैब को चाहिए कि फिर वो अपोजिशन को मुतमिन करे, और अपोजिशन को मुतमिन करने के लिए हुकूमती बेंचों में बैठे वो अरकान जिन्होंने मुल्क में करप्शन की है या मुल्क को किसी वजह से करप्ट अनासिर की वजह से उन्होंने उनको सहारा दे के अपनी जेबें दी हैं, तो हुकूमत और अपोजिशन मिल के जो है वो नैब को ये गुजारिश कर सकते हैं कि नैब उनके खिलाफ भी इकदाम करे। लेकिन हुकूमत क्यों करेगी? अब सवाल यह है कि हुकूमत अपने ही लोगों के दरमियान बैठे जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ क्यों करेगी? हुकूमत इसलिए करेगी क्योंकि खान साहब जो सर पे सरबराह बैठे हैं, उन्होंने पब्लिकली आवाम के अंदर जाके ये बात बारहा कही है कि अगर मेरे दरमियान भी कोई गलत आदमी बैठा होगा तो मैं उसको भी उठा के अंदर कर दूंगा। ठीक है। उन्होंने रियासत मदीना बनाने की बात की है। जब वो रियासत मदीना बनाने की बात करते हैं तो उसके अंदर फिर सबके लिए एक ही तरह की छड़ी है। सबके ये लिए एक ऐसा तरह नहीं की है कड़ी कि होनी फिर चाहिए। किसी इस्लाम को साहब, किसी और छड़ी से आंका जाए, किसी को किसी और छड़ी से आंका जाए। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरसलान फारूक साहब तजियेकार हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अगर इदारों की खुद मुख्तारी की बात करते हैं तो उनकी जो खुद मुख्तारी है वो नज़र भी आनी चाहिए, और अपोजिशन को जो एतराज़ात हैं उनको अपोजिशन को मुतमिन भी करना चाहिए। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है। तो हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने जाली डिग्रियों पर 16 पायलट्स और 65 केबिन क्रू के लाइसेंस मुअत्तल करते हुए केस आज निपटा दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस में साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पायलट्स और कैबिन क्रू की डिग्रियों से मुताल्लिक केस की समाअत की। इस मौके पर जो वकील सिविल एविएशन है उसने अदालत को बताया कि 6 डिग्रियों के अलावा तमाम डिग्रियों की तस्दीक हो चुकी है, और जिन 6 डिग्रियों की तस्दीक रहती है वो लोग बैरून मुल्क में हैं, और उन्होंने कहा कि 16 पायलट्स और 65 केबिन क्रू की डिग्रियाँ जाली निकली हैं जिनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा तासुर है कि अदालती हुक्म पर उजलत का मुजाहरा किया जा रहा है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हम किसी के रिस्क पर कदगन नहीं लगाना चाहते। जिन सर्टिफिकेट की बुनियाद पर पायलट्स और केबिन क्रू के लाइसेंस मुअत्तल किए गए वो रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए। वकील सिविल एविएशन ने कहा कि पायलट्स को लाइसेंस मुअत्तली के बाद अपील का हक हासिल है। इस मौके पर कमरा अदालत में मौजूद एक मुतासरा पायलट ने कहा कि मेरी डिग्री असल है मगर फिर भी लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जिसका मसला है वो मुतल्लिका फोरम से रजू करे। अदालत ने करार दिया कि तमाम एयरलाइंस के 16 पायलट्स और 65 केबिन क्रू की डिग्रियां जाली निकली हैं, इनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पायलट्स और केबिन क्रू की डिग्रियों से मुतल्लिक केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऑरेंज लाइन मनसूबा मुजवज़ा तारीख पर मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने ऑरेंज लाइन मनसूबे के हवाले से हुक्म जारी किया है। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में ऑरेंज लाइन ट्रेन मनसूबे से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ऑरेंज लाइन मनसूबे के डायरेक्टर सब्तान फजल की तारीफ की और कहा कि आपसे गुजारिश है मुजवज़ा तारीख पर मनसूबा मुकम्मल करें। ऑरेंज लाइन मेट्रो के ट्रैक पर ट्रेन आजमाइशी तौर पर पहले चलाई गई है। इस मौके पर मनसूबे के ठेकेदार के वकील नईम बुखारी ने अदालत को बताया कि मसला ये है कि काम के पैसे नहीं मिलते हैं। नईम बुखारी के मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA चेक सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दे और ठेकेदार बैंक गारंटी जमा करा के चेक ले सकते हैं।
इस पर जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि ऑरेंज लाइन लाहौर के लोगों के लिए तोहफा है। ठेकेदार मुजवजा तारीखों तक हर सूरत काम मुकम्मल करें। काम मुजवजा तारीख पर मुकम्मल न होने को अदालती हुक्म की अदम तामील समझा जाएगा। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि जिस दिन गाड़ी चलेगी हमें भी बताएं, हम भी गाड़ी की सवारी करेंगे। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि जब ऑरेंज लाइन ट्रेन चलेगी तो हम भी इसमें ज़रूर सफ़र करेंगे। इसके बाद अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब वज़ीर बल्दियात पंजाब अलीम खान ने ऑरेंज लाइन मनसूबा जून जुलाई तक मुकम्मल होने का दावा भी किया है। वाज़ेह है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन का मनसूबा मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने शुरू किया। ट्रेन का रूट होकर न्याज बेग से बरास्ता चुबर्जी रेलवे स्टेशन, GT रोड, कायद आज़म इंटरचेंज तक होगा। रूट का फासला 27 किलोमीटर होगा, 24 किलोमीटर एलिवेटेड होगा और 2 किलोमीटर जो है वो अंडरग्राउंड होगा। तो इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम टेलीविज़न चैनल्स को भारतीय मवाद दिखाने की इजाज़त नहीं देंगे, ये हमारी तहजीब को ख़राब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने निजी TV चैनल्स पर गैर मुल्की मवाद दिखाने से मुताल्लिक केस की आज समाअत की। यह बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा की जानिब से हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अदालत उज़्मा में दरखास्त दायर की गई थी। दौरान समाअत पैमरा के वकील ने बताया कि अदालती हुक्म पर गैर मुल्की मवाद दिखाने पर पाबंदी लगाएगी, लेकिन हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। पैमरा के चेयरमैन सलीम बेग ने बताया कि फिल्मेजिया चैनल 65% और बाज़ औक़ात 80% गैर मुल्की मवाद दिखाता है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम TV चैनल्स पर भारतीय मवाद दिखाने की कभी भी इजाज़त नहीं देंगे। इस पर अदालती मुआविन जफ़र कलावरी ने बताया कि फिल्मेजिया न्यूज़ चैनल नहीं, तफरीही चैनल है और ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं करता है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारी तहजीब को तो ख़राब कर रहा है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन PBA के वकील फैसल सिद्दीकी नहीं आए, उनको सुने बगैर फैसला नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद अदालत ने मज़कूरा केस की समाअत फरवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। याद रहे कि पैमरा ने 19 अक्टूबर 2016 को TV चैनल्स पर भारतीय ड्रामों की नशियात पर पाबंदी आयद कर दी थी। पैमरा का ये फैसला इंडियन फिल्म एसोसिएशन की जानिब से पाकिस्तानी फनकारों पर भारत में काम करने पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद सामने आया था। इसके अलावा भारत चैनल जी जिंदगी ने भी पाकिस्तान के तमाम ड्रामों की नुमाइश भारत में रोकने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद जुलाई 2017 में लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान में भारतीय फिल्में, ड्रामे और ऑडियो वीडियो मवाद दिखाने की इजाज़त देते हुए पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा की जानिब से जारी किया गया भारतीय मवाद पर पाबंदी का एलामिया कल अदम करार दे दिया था। मामले की समाअत के दौरान उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह का कहना था कि अगर भारतीय हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों की भारत में नशियात पर पाबंदी का कोई नोटिफिकेशन मौजूद है तो अदालत को इस सिलसिले में आगाह किया जाए। अगर भारतीय फिल्मों से हमारी सकाफत मुतासर हो रही है और नौजवानों में मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं तो पैमरा ने अपने तहरीरी जवाब में इसका तज़किरा क्यों नहीं किया। पैमरा को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा था कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हम कब तक बिला जवाज़ पाबंदियाँ आयद करते रहेंगे। इसके बाद अक्टूबर 2018 की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से अलग पाकिस्तानी TV चैनल्स पर भारतीय मवाद दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से बात करें, CPEC हर सूरत मुकम्मल करने का अज़्म ज़ाहिर किया है उन्होंने, और ऐसा कहना है चीनी सफ़ीर का। चीनी सफ़ीर याओ जिंग का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा चीन के दौरान CPEC को हर सूरत में मुकम्मल करने के अज़्म का इयादा किया है, इजहार किया है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए चीनी सफ़ीर याओ जिंग का ये कहना था कि पहली मरतबा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आया हूँ। लाहौर 10 साल में पहले से काफ़ी बदल चुका है और CPEC दोनों मुल्कों के लिए इंतहाई अहम है। चीनी हुकूमत ने इलेक्शन और नई हुकूमत का बखौर जायज़ा भी लिया है और वो मुतमिन हैं। और इस बात पर चीनी सफ़ीर ने कहा कि 10 मनसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं और 12 मनसूबों पर काम जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा चीन के दौरान CPEC की अफादियत को तस्लीम किया है और CPEC को हर सूरत में मुकम्मल करने के अज़्म का इज़हार किया है। उनका कहना था कि एनर्जी के बाद हम सोशल सेक्टर के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान में तालीम पे काम करेंगे, सेहत के शोबे में सरमायाकारी करेंगे। और चीनी सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि ज़राअत और आबपाशी में तरक्की के लिए भी पाकिस्तान की मदद करेंगे। दोनों मुल्कों की बिजनेस कम्युनिटी को जॉइंट वेंचर्स करने चाहिए और जबकि CPEC के तहत 10 स्पेशल इकनॉमिक जोन जो है वो बनाए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान और चाइना का ये CPEC का प्रोजेक्ट है इससे दोनों मुल्कों को जो है वो फ़ायदा हासिल होगा।
नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।